आम आदमी पार्टी के संयोजक आज वाराणसी जा रहे हैं। वो कल से वाराणसी में रहेंगे और अपने लिए वाराणसी की जनता से वोट मांगेंगे। वाराणसी रवाना होने से पहले केजरीवाल ने आज तक से खास बातचीत की और अपने काशी प्लान का खुलासा किया। केजरीवाल के मुताबिक वो वाराणसी पहुंचते ही लोगों को उनके सवालों का जवाब देंगे। अगले दिन से केजरीवाल वाराणसी में रोड शो और नुक्कड़ सभाएं करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जनता के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए। अभी तो मीडिया के थ्रू वो सुनते हैं, लोग सीधे प्रश्न करें। यहाँ तक कि हमारे जो घोर विरोधी हैं वो भी आए उसमें, वो भी क्वेश्चन पूछें मेरे से। केजरीवाल ने आज तक से दावा किया कि वाराणसी से मोदी की हार तय है। मुख्तार अंसारी के समर्थन को लेकर भी आज तक ने केजरीवाल से सवाल दागे तो उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी से उन्होंने कभी भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। गौरतलब है कि 2 दिनों पहले केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें अंसारी से समर्थन लेने में कोई गुरेज नहीं होगी। आप लोग तो फ्री हैं, कुछ भी जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन हमारी मुख्तार अंसारी जी से कभी कोई बात नहीं हुई है। आज बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यूपी और राजस्थान में रैली करेंगे। यूपी के लखीमपुर और शाहजहांपुर में मोदी की चुनावी सभाएं आयोजित की गई हैं, तो वहीं राजस्थान के सीकर और लक्ष्मणगढ़ में भी मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात की। रविवार को मोदी चेन्नई में रजनीकांत से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। मोदी से मुलाकात के बाद रजनीकांत ने जमकर उनकी तारीफ की और कहा कि इसके सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। उधर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे रजनीकांत को तमिल न्यू ईयर की बधाइयां देने पहुंचे हैं। रजनीकांत से मुलाकात के लिए मोदी दक्षिण भारतीय वेशभूषा में थे। उन्होंने लुंगी पहन रखी थी। मोदी से मुलाकात के बाद रजनीकांत ने कहा कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ताकतवर नेता हैं और एक कुशल प्रशासक भी हैं। माना जा रहा है कि मोदी और रजनीकांत की मुलाकात बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि दोनों की मुलाकात से पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने लोगों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ वोट डालने की अपील की थी, लेकिन बताया जा रहा है कि मोदी के साथ रजनीकांत की मुलाकात का वोटरों पर खासा असर पड़ेगा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पी चिदम्बरम पर निशाना साधा है। चेन्नई की रैली में उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर 1000 करोड़ के निर्भया फंड में से 1 रुपए भी क्यों खर्च नहीं किए गए। मोदी ने पूछा कि बेटियों और भारत माता को लेकर क्या यही वित्त मंत्री की चिंता है। आपने बजट में 1000 करोड़ रुपया निर्भया फंड लगाया था। 1 साल बीत गया। भारत की बेटी, भारत की नारी, उसके सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपया लगाने का आपने काम किया था। मुझे जरा बताइए, 1 साल में 1 भी रुपया ये निर्भया फंड में से आपने खर्च किया है? बीजेपी में मचा घमासान एक बार फिर सामने आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने मोदी लहर के दावे पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि देश में मोदी की नहीं बल्कि बीजेपी की लहर है। जोशी के इस बयान पर पार्टी ने सफाई दी है कि मोदी और बीजेपी एक हैं। अपने ऊपर कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहा है। उधर कांग्रेस ने आजम खान के आरोपों को खारिज किया है। गौरतलब है कि भड़काऊ भाषण की वजह से चुनाव आयोग ने आजम की सभा पर पाबंदी लगाई है। बिहार के कटिहार में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मोदी की तुलना आसाराम से की है। एक चुनावी सभा में शरद यादव ने कहा कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार आसाराम बाबू की तरह कपड़े बदल रहे हैं। शरद यादव ने कांग्रेस से प्रधानमंत्री पद पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई मोहन सिंह हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में आम आदमी पार्टी की सभा में पत्थरबाजी की खबरें हैं। यहां आप की नेता शाजिया अलमी प्रचार करने पहुंची थी। शाजिया का आरोप है कि चुनावी सभा के दौरान किसी ने पत्थरबाजी की। शाजिया ने पत्थरबाजी की शिकायत पुलिस से भी की है।
नीमच से पहले शाजिया मध्य प्रदेश के ही मंदसौर में थी, लेकिन यहाँ उनकी चुनावी सभा फ्लॉप रही। शाजिया के रोड शो में 50 लोग भी नहीं जमा हो पाए। यहाँ शाजिया ने राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा और स्वीट टेडी बियर बता दिया। शाजिया ने कहा कि राहुल गांधी नन्हे से हैं, वो गुड्डा बनकर घूमते फिर रहे हैं। अन्ना ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने दिल्ली में सरकार नहीं चलाई। अन्ना ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली सरकार चलानी चाहिए थी और दिल्ली को मॉडल के तौर पर पेश करके देश भर में चुनाव लड़ना चाहिए था। आखिर 10 दिनों बाद गोंडा प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करा दिया है। बेनी प्रसाद ने 3 अप्रैल को एक जनसभा में मोदी समेत दूसरे नेताओं के लिए अभद्र टिप्पणी की थी। आज ओडिशा और महाराष्ट्र में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी रैली करेंगे। वो पहले ओडिशा के जगत सिंहपुर जाएंगे और फिर महाराष्ट्र के लातूर और शिरडी में लोगों को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जयपुर में रैली करेंगी। पश्चिम बंगाल में मोदी नहीं दीदी का जादू चल रहा है। आज तक सीसेरो सर्वे में टीएमसी को 23 से 27 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि लेफ्ट को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। आज तक सीसेरो के सर्वे में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। पश्चिम बंगाल के 31% मतदाता मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि 24% मतदाता दीदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम के पूर्व सलाहकार संजय बारू के दावे को खारिज कर दिया है। पीएमओ ने कहा है कि सोनिया गांधी ने कभी प्रधानमंत्री कार्यालय की कोई फाइल नहीं देखी। उधर महाराष्ट्र के सीएम ने भी मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब के वक्त पर सवाल खड़े किए हैं और सोनिया गांधी का बचाव किया है। गौरतलब है कि संजय बारू ने अपनी किताब में कई खुलासे किए हैं। लता मंगेशकर ने गुलजार को दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुने जाने पर बधाई दी है, लेकिन दीदी ने कहा है कि उनका सपना है कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार अब बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को मिलना चाहिए। गाजियाबाद के लोनी में हाई प्रोफाइल जेलफ कॉलोनी के एक घर से 3 लाशें बरामद की गयीं। पड़ोसी की सूचना पर जब पुलिस घर पर पहुंची तो वहां पर 40 साल के एक युवक सुनील, एक युवती रेखा और एक बच्ची की लाश मिली। सुनील और रेखा लिव इन रिलेशनशिप में थे और वो कई सालों से इसी घर में रह रहे थे। पुलिस को शक है कि घर में जिस्म फरोशी का धंधा किया जाता था। पश्चिमी दिल्ली में एटीएम से धोखाधड़ी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। पश्चिम बिहार में एक सरकारी बैंक के एटीएम से कार्ड की क्लोनिंग कर लाखों रुपए निकाले गए। जब लोगों को धोखाधड़ी का पता लगा तो हड़कंप मच गया। ग्राहकों ने जब बैंक से शिकायत की तो बैंक ने पल्ला झाड़ लिया। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में बने ज्वेलरी शॉप में लूट की नाकाम कोशिश सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वारदात 11 अप्रैल की है। ज्वेलरी शॉप में हर रोज की तरह से काम चल रहा था। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी और दुकान के मालिक हरिओम गुप्ता रोज की तरह से ग्राहकों को गहने दिखाने में लगे हुए थे। उस वक्त दुकान में 3 लोग मौजूद थे, हरिओम गुप्ता, दुकान में काम करने वाले शंभाजी और शिल्पी। कुछ देर पहले ही दुकान में से एक महिला गहने देखकर निकली थी। महिला के जाने के बाद हरिओम और उनके 2 कर्मचारी बैठकर बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक कर 4 बदमाश दुकान में दाखिल हुए। बदमाशों ने मालिक से तिजोरी की चाबी मांगी, लेकिन हरिओम ने बदमाशों के सामने हिम्मत नहीं हारी और वो अकेले ही बदमाशों से भिड़ गए। हरिओम की बहादुरी देखकर बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। जब बदमाशों को लगा कि वो दुकान को लूट नहीं सकते तो एक एक कर सारे बदमाश दुकान से भाग गए। दक्षिण दिल्ली के पौष मालवीय नगर में दिन दहाड़े एक मकान में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ किया। जिस मकान में चोरी हुई उसमें 2 हफ्ते के बाद लड़की की बारात आने वाली थी। चोरी की वारदात को तब अंजाम दिया गया जब घर के सारे सदस्य कहीं बाहर गए हुए थे। मुंबई से सटे बोईसर में भीषण आग लगी। आग एक केमिकल फैक्ट्री में लगी, जिसकी वजह से इस पर काबू पाने में दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसमें लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया।
कश्मीर घाटी के पुलवामा में आतंकियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता के घर पर हमला किया। आतंकवादियों ने 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी और उनके हथियार भी छीन लिए। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते हमले में शामिल दोनों आतंकियों को मार गिराया गया।